हर तरफ शोर बपा है, तालिबान तालिबान, अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कैसे बनाएंगे और दूसरे ममालिक के साथ उनका रिलेशन कैसे बिल्ड होगा। ये बड़े कीमती सवालात हैं, मुश्किल भी हैं। तो उसके लिए हमने कुछ खास पर्सनैलिटीज को आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। ये तो ऐसा लग रहा है कि प्लेट में रखकर चाइना को दे दिया, खुद बाइडन ने प्लेट में रखकर दे दिया। फिर अब मुझे बताएं कि जो चैलेंजेस तालिबान को फेस करने पड़ेंगे, क्या वो ऐसी अच्छी गवर्नमेंट बना पाएगी, सिस्टम बना पाएंगे? हाँ। कि इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका अब हैज गॉन फॉरएवर, नहीं, दे विल कम बैक। वो जिस तरह अगेन यानी आर्म फोर्सेस में कहते हैं कि दे हैव लॉस्ट द बैटल बट दे विल ट्राई टू विन द वॉर। तो अच्छा, सिर्फ उनकी जो स्ट्रेटजी बदलेगी, उनकी टैक्टिक्स बदलेगी। अब तक जो उनके साथ हुआ है वो अब वो ही करेंगे, वो तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। क्या अशरफ गनी साहब बाइडन को चूना लगा के चलेगा? क्या सिपाही इतनी जल्दी हार मान लेता है? अभी जो वजह बनी मेरे ख्याल में वो ये थी कि फेडअप हो चुका था अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर। 20 साल से वो डायरेक्टली लड़ रहा था और फेडअप होने की जो बड़ी वजूहात थी वो सबसे बड़ी थी पॉलिटिकल इनएप्टनेस अफगान गवर्नमेंट की। अफगान गवर्नमेंट ने बिल्कुल लीडरशिप नहीं दिखाई किसी भी स्टेज पे। बलूचिस्तान पे इसका असर क्या पड़ेगा? क्या बलूचिस्तान में तरक्की होगी या बलूचिस्तान तबाह हो जाएगा? As far as बलूचिस्तान इज कंसर्न, तो बलूचिस्तान में डेफिनेटली इसका बैकलैश आएगा। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तो थोड़ी सी हमारे यहाँ मसला आएगा। देखिए, जो अभी तक तालिबान का जो बहुत ज्यादा फतह की शादियाने जो लोग बजा रहे हैं, आई एग्री के उसमें तालिबान की फतह के नहीं हम बजा रहे, हम अमेरिका की डिफीट के निशाना बजा रहे हैं। करेक्ट। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। हर तरफ शोर बपा है, तालिबान तालिबान, अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कैसे बनाएंगे और दूसरे ममालिक के साथ उनका रिलेशन कैसे बिल्ड होगा। ये बड़े कीमती सवालात हैं, मुश्किल भी हैं। तो उसके लिए हमने कुछ खास पर्सनैलिटीज को आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। मेरे सामने इस वक्त नजर आ रहा है बड़ा चमकता हुआ चेहरा खिजर न्याजी साहब का। फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं पाकिस्तान के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। फॉर्मर जो है डिफेंस अताशी जहूर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सीमा खान जो कि पीएचडी कर चुकी हैं, डिग्री की मुंतजिर हैं, बलूचिस्तान उनका टॉपिक रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सब लोग आपकी बहुत सारे उन सवालात का जो लास्ट शो के बाद आपने मुझे भेजे हैं उनके जवाबात इनसे मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कितने जवाबात आपके जो हम पॉसिबल हैं वो दे पाए। मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने इस शो में। थैंक यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला, जबकि बड़ा मैं समझती हूँ क्रिटिकल टाइम है। न्याजी साहब, आपसे शुरू करते हैं। इस वक्त आप सबसे ज्यादा सीनियर यहाँ पे बैठे हुए। हर तरफ से ये हर चैनल पे नजर आ रहा है, लेकिन हमें कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिला जो आप अपने तजुर्बे से देंगे। यूएस फोर्सेस अचानक ऐसे चले जाना, मतलब बाइडेन के ऊपर पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है सर, ऐसे अचानक रातों रात ये कुछ और किस्सा तो नहीं है, या इतनी जल्दी क्या थी इनको कि पूरी दुनिया के सामने एक अजीब रुख आ गया? जी सर। वो जिस तरह शफक हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि हम वेस्टर्न मीडिया पढ़ते हैं, अपनी तरफ से हम 5-6 अखबार पढ़ते हैं, लेकिन उनका सोर्स एक ही होता है, नैरेटिव उनका एक ही होता है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे वो हम उसको इंटरनलाइज करके वो हम समझते हैं कि वो हमारा ओपिनियन बन गया। तो एग्जैक्टली हमें वेस्टर्न मीडिया वो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जी ये बस अचानक फैसला हो गया, हेस्टली भाग के चले गए और ये गजब हो गया, गलती हो गई, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जबकि मेरा आई बिलीव कि ये बिल्कुल इतना यानी इट वाज ए वेरी वेल कंसिडर्ड डिसीजन। ये इस तरह नहीं कि भाई जिस तरह नी जर्क डिसीजन है। ये देखो कि इट वाज देयर वाज ए मैडनेस, देयर वाज ए मेथड इन दिस मैडनेस। ये नहीं हुआ। देखो, यूएस इज ए सुपर पावर। सुपर पावर्स जो अपने फैसले करती हैं
वो 100-50 साल आगे देख के करती है। वो जो है इस तरह नहीं है कि रात को वो बाइडेन सोया होगा और उसने नाइटमेयर देखा होगा और किसी उसने सेंट ने कह दिया होगा कि जी वो जिस तरह यानी अब ये कहा जा रहा है कि जी जो काम अपने आप को नहीं देखभाल कर सकते उसकी आप नहीं करो, ऐसा नहीं हुआ। ये इन्होंने सोच समझ के ये फैसला किया है। क्यों किया, कैसे किया? देखो बहुत बहुत पहले से, इवन ट्रंप के वक्त से इन्हें ये एहसास हो गया था कि इन्हें अफगानिस्तान से निकलना पड़ेगा। जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा नहीं होगा, और उस वक्त से ये चाह रहे थे कि कोई इज्जत से कैसे हम निकलें। अच्छा, दोहा में टास्क की, ये किया वो किया, लेकिन फिर भी इनको इज्जत मिलती नजर नहीं आई। तो फिर इन्होंने ये सोचा कि अब हम यानी इस तरह निकलें। देखो, अच्छा, पाकिस्तान इनसे कह रहा था कि जी आप अपनी इधर जब हैं फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, आप तालिबान से नेगोशिएट करें, एक पीसफुल सेटलमेंट करके आप निकलें। भाई मेरा सवाल ये है कि अमेरिका क्यों चाहेगा कि यहाँ पीसफुल सेटलमेंट करके वो निकले? अमेरिका ये क्यों चाहेगा कि जिन तालिबान के साथ वो 20 साल से लड़ा, जिसने इतने अपने अप्रोक्सीमेटली $3 ट्रिलियन खर्च किए, फौजी मरवाए, नेटो आईएसएफ को लेके आया, और अब जाते वक्त वो फिर उन्हीं तालिबान को इंस्टॉल करके जाए? क्यों जाए? अच्छा, हम ये कहते हैं कि जी वो ये करके जाता तो उसमें इधर सिविल वार ना होती, रीजन में स्टेबिलिटी होती। भाई वो क्यों चाहेगा कि सिविल वार ना हो? वो क्यों चाहेगा? अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि इधर इस रीजन में स्टेबिलिटी हो? अमेरिका क्यों चाहेगा कि चाइना का जो है वो BRI कंप्लीट हो? वो क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान सीपेक से मुस्तफीज हो? वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक उसकी एक्सेस हो? वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में फिर रिफ्यूजीज का फ्लड ना आए? तो ये सब सोची समझी स्कीम के तहत उन्होंने ये पार्टिंग किक मारी है। उन्होंने क्यों? अच्छा, अगेन कि वो ये नहीं है कि भाई हम कहते हैं जी बस जीत गए और तालिबान जीत गए और वो चले गए। आप देखिएगा कि दे विल कम बैक। और वो कैसे आएंगे? अभी उन्होंने सोचा, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बंदे भी मरवा रहे हैं। फिर अब वो क्या करेंगे? अब वो अफगान को अफगान से लड़ाएंगे, अफगान को यहाँ से, और वो वहां से बैठ के इस रीजन की जो चाइना को, पाकिस्तान को, अपने एडवर्सरीज को वो उनके नाक में धुआं करेंगे, और इस यानी टू द हार्ट्स डिलाइट ऑफ देयर एलाई इंडिया। तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह बगैर सोचे समझे चले गए हैं। दे हैव ए अल्टरनेटिव प्लान। देखो, जिस तरह बात सुनो, रस्साकशी होती है तो उधर आप रस्सी खींच रहे हो, इधर मैं खींच रहा हूँ। उन्होंने क्या किया है? रस्सी पक्की पकड़ के हाथ आगे बढ़ा दिया है। आप खींच लो, जब रिलैक्स करोगे दे विल पुल इट बैक अगेन। ब्रिगेडियर ज़हूर की तरफ में ये टैक्टिकल विथड्रॉल है, ये कोई स्ट्रेटेजिक उनकी वो नहीं है। तो बिल्कुल उन्होंने एक ये सोचा है कि अब इस गेम को हमने किस तरह लड़ना है, ये एक नई उनकी स्कीम है। मतलब आपका कहना है वो ये अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने ये काम किया है। ये बिल्कुल प्लान के मुताबिक है। कोई आगे बढ़ूंगी, मैं ब्रिगेडियर ज़हूर की तरफ आऊंगी सर, मैं आपको थोड़ी सहमत दूंगी। असद उमर साहब का ट्वीट आया था बड़ा जबरदस्त, उसको मैं अगर अपनी जबान में कहूँ तो उन्होंने लिखा था कि कोई फौजी 3 वजूहात की बिना पर मैदान में लड़ता है। एक, या तो उसे पैसा मिल रहा हो, या उसका लीडर बहुत महबूब हो, या कोई कॉज हो, आइडियोलॉजी हो। भाई महबूब भाग गया, पैसा भी लेके भाग गया, अमेरिकन फौजें चली गई, तो अब वो क्या लड़ते? लेकिन मैं जो बाइडेन साहब का बयान देख रही थी, उन्होंने तो सारा मलबा डाल दिया कि सारा का सारा किया धरा इस फौज का है, कि जिस फौज को हमने ट्रेन किया, जिनको तनख्वाहें दी, जिनको हमने ट्रेनिंग दी, उन पे हमने खर्चा किया, वो लड़ नहीं पाई। हम उनको जज्बा नहीं दे सकते थे। सर, एक फौजी होने की हैसियत से मुझे बताएं कि किसने किसको चूना लगाया? क्या अशरफ गनी साहब बाइडेन को चूना लगा के चले गए, या जो न्याजी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि इनका प्लान था? क्या सिपाही इतनी जल्दी हार मान लेता है? मैं ये समझता हूँ कि एम्बेसडर साहब ने जैसे फरमाया, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मुत्तफिक हूँ कि इट्स टैक्टिकल मूव, जिसमें आप ओवरऑल जंग को बचाने के लिए किसी एक सेक्टर में विड्रॉ करते हैं फॉर सम टाइम टेम्परेरीली, और फिर रीप्लान होके, रीग्रुप होके, रीस्ट्रेटेजाइज होके
दोबारा आते हैं किसी और फॉर्म में, किसी और डायरेक्शन से, किसी और शक्ल में। तो ये तो एक ब्रॉड बात हो गई कि बिल्कुल यही होगा, इन्होंने वापस आना है, अपने वॉक ओवर नहीं देना। अभी जो वजह बनी मेरे ख्याल में वो ये थी कि फेड अप हो चुका था अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर। 20 साल से वो डायरेक्टली लड़ रहा था, और फेड अप होने की जो बड़ी वजूहात थी वो सबसे बड़ी थी पॉलिटिकल इनएप्टनेस अफगान गवर्नमेंट की। अफगान गवर्नमेंट ने बिल्कुल लीडरशिप नहीं दिखाई किसी भी स्टेज पे। $3 बिलियन लेकर वो खर्च किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा उसमें करप्शन हुई। अभी हाल ही में जो एक ऑडिट रिपोर्ट पिछले साल जून में अमेरिका से कंपनी ने आके इनका ऑडिट किया, और वो बड़े ही हैरान हुए देख के कि किस बेदर्दी के साथ उस $3 ट्रिलियन को ऑलमोस्ट लूटा गया अफगानिस्तान के अंदर। और इनकी जो एलीट है वो किस तरह से पूरी दुनिया में उसने जाके प्रॉपर्टीज बनाई, पैसे लेकर गए। एक तो उनकी बड़ी वजह ये थी फेडअप होने की। दूसरी वजह थी अफगान नेशनल आर्मी ANA का रोल। हाँ, इन्होंने बड़ी कोशिश की उनको ट्रेन करने की, लेकिन समहाउ जो असद उमर साहब का ट्वीट जो आप रिलेट कर रही हैं वो एग्जैक्टली यही बात है कि जब तक आपके पास सुपीरियर कॉज ना हो लड़ाई की, आप कदम जमा के लड़ नहीं सकते। पैसे की मदद से कुछ अर्सा तो आप शायद चल जाएं, लेकिन जो ही आपको कोई बड़ी थ्रेट मिले या बड़ी ऑफर आए तो आप अपनी लॉयल्टी स्विच कर लेती हैं। तो इस सूरत में यही हुआ था कि ANA जो है वो बिल्कुल जब अपने लीडर्स को देखती थी, अपने कमांडर्स को देखती थी कि ये इंतहाई करप्ट हैं, बंदर बांट में लगे हुए वसाइल की, और हमें इन्होंने एक फॉर्डर बनाया हुआ जंग का, तो वो हाईली डिमोरलाइज थे। दूसरी बात ये थी कि वो दिल में इस बात से मुत्तफिक थे कि अफगान तालिबान की जो सोच है और जो उनकी आइडियोलॉजी है वो ठीक है, वो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सरकारी तौर पे उनको इंसर्जेंट कहा जाता था। अब इशू इस बात में ये आ जाता है कि दुनिया में जितनी भी जो बड़ी ये लड़ाइयाँ हुई हैं माजी करीब में, फ्रांस ने कब्जा किया वियतनाम पे, अमेरिका ने कब्जा किया, अल्जीरिया में हुई, मलेशिया में हुई, इन सब को ये फॉरेनर ऑक्यूपेशनल आर्मीज एंड नेशंस कहती हैं जी इंसर्जेंसी थी। अब इंसर्जेंसी की डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो ये होती है कि एक जायज़ हुकूमत के खिलाफ अगर अवाम उठ खड़ी हो, उसको बजरिया शमशीर बदलने के लिए, वो इंसर्जेंसी होती है। तो अब ये सब के सब लोग, जैसे इराक में हमने देखा, अफगानिस्तान में देखा, खड़े हुए अपने मुल्क पे ऑक्यूपेशन के खिलाफ कि आप अंडर द गाइस ऑफ ISAF या किसी और नाम से दुनिया भर की फौजें हमारे मुल्क में उतर आई हैं, अब हम पे लाजिम है कि इसके खिलाफ लड़ें, इनको भगाएं यहाँ से। तो ये इसको इंसर्जेंसी कॉल करते रहे, और जो लड़ने वाले थे वो जज्बे के साथ सरशार थे कि हमारे मुल्क पे कब्जा हो गया। यही दो बड़ी वजूहात होती हैं कि वतन से मोहब्बत और एक आला कॉज। मैं इसको ऐसे बयान करता हूँ कि मुझसे एक ऑस्ट्रेलियन जनरल ने एक दफ़ा ये बात पूछी कि आपके फौज में भी सुसाइड्स इतनी ज़्यादा होती हैं, खुदकुशियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं जितनी हमारे यहाँ होती हैं? मैंने कहा जी एक भी नहीं होती। कहते हाउ कम? मैंने कहा जी मैं आपको जो बात बताऊंगा शायद आपको बुरी लगे, लेकिन कभी सोचना यही फैक्ट है। तो मैंने उन्हें ये कहा कि देखिए, आपका जो सोल्जर है उसके पास कॉज नहीं है, ही इज नॉट कन्विंस्ड। वो जाता है गैर मुल्क में, उतरता है, ट्रिगर हैप्पी होता है जी, जहां दिल किया फायर खोल दिया, बंदे मार दिए, उनको पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा हमारा जो सोल्जर है वो एक कॉज रखता है, उसको ये पता है कि जी इंडिया सियाचिन में आके बैठ गया है, उसने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, अगर हम वहां लड़ रहे हैं तो हम अपना बैकयार्ड या अपना सेहत छुड़वाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी कॉज है हमारे पास। आप लोग मर्सनरीज है, मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, तो लिटरली यही बहुत बड़ी वजह है कि इनका जो आदमी जब बेचारा, उस पर मुझे तरस आता है, वापस आता है तो वो सारा पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में पड़ जाता है। इनके एक वाइस चीफ थे, क्योंकि उसके पास जज्बा वाइस चीफ थे, वो चीफ बनने लगे थे, तो ही पिक्ड अप द फोन वन डे एंड टोल्ड द चीफ के जी आई एम विथड्रॉइंग फ्रॉम द लाइन। और रीजन ये थी, उन्होंने कहा कि जब हम इराक में गए थे और इराक में जो कुछ हमने किया उसकी वजह से एज ए यंग लेफ्टिनेंट मेरे जो दिल में जहन में नक्शा बना हुआ है जुल्म ज्यादती का,
वो निकलता नहीं है। और मैं रातों को उठ के बैठ जाता हूँ, मैं अपने पास खंजर रखता हूँ, मेरी बीवी मेरे पास नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं चीफ बन गया तो मैं तो बहुत खतरनाक फैसला कर लूंगा। उसकी बुक है जी, एग्जिट वूंड, आप कभी पढ़िए। सो कहने का मकसद ये है कि जो आला कॉज है, आला नजरिया है, वो ही जीतता है। और आखिरी जो बात मैं कहना चाहूंगा इनके विड्रॉल की, हाँ, वो ये है कि बहुत झूठ का कल्चर था और उनको अच्छा, रोकने वाला कोई नहीं था। आप देखिए वियतनाम में भी हम पढ़ते थे जी, आज हमने इतने कमांडर मार दिए, इतने दहशतगर्द मार दिए, और अल्टीमेटली उन्होंने उनके हमसाये मुल्क कम्बोडिया को ब्लेम करना शुरू कर दिया जी कि यहाँ पे सेफ हेवन्स हैं, यहाँ से ये आते हैं और ये करके चले जाते हैं, और जाते जाते उस पर बॉम्बिंग भी करके चले गए। इसी तरह हमारे ऊपर भी ये इल्जाम थे। मेरे इनका अपना जो चैनल था उसमें मैं समझता हूँ कि मिलिट्री लीडरशिप ने काफ़ी झूठ बोला है, और तमाम मुल्कों की मिलिट्री लीडरशिप ने झूठ बोला है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ। और इसलिए बिल्कुल पॉलिटिकल सही लगता लीडरशिप है। उन पे बिलीव करती रही कि हम ठीक कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आफ्टर ऑल हर चीज़ का एक एंड होता है। एंड हाँ, नाउ दे रियलाइज कि इस 20 सालों के लॉस के बाद हाँ, चाइना ने बहुत बड़ा गेन कर लिया है अपनी हाँ, डिप्लोमेसी की वजह से, अपने सॉफ्ट पावर की वजह से। और अगर ये इसमें और दलदल में फंसे रहे तो इनका चाइना के साथ मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। तो परहैप्स इस, ये थी वो वजूहात जिसकी वजह से बड़ी इसकी तेजी के डिटेल हम साथ बाद में इन्होंने विड्रॉल किया। निहारी साहब से लेंगे, बट आपका कहना यह है कि वो फौजी पहले से सोच चुके थे, यानी जंग हारे हुए थे। मैं सीमा आपसे एक मिनट, सवाल ये करना जो एग्जैक्टली जो जहूर से जो सवाल जर्नैल ने पूछा, हम्म, वही सवाल मुझसे भी एक जब ड्यूरिंग माय टेन्योर हियर एग्जैक्टली चीफ ऑफ डिफेंस एग्जैक्टली यही सवाल मुझसे पूछा और एग्जैक्टली यही जवाब उसको मिला। वो बार क्योंकि बार हम सच बोल रहे थे। हमने तो ये आज नोट्स मिलाए हैं, हम लोग सच बात करते हैं और हमें पता था कि ये हमारे दिल की बात है, फर्क भी यही है। हाँ, और हकीकत भी ये है। अच्छा, मैं एग्जैक्टली। सीमा आपसे पूछूं कि लोग मुझसे बड़ा सवाल कर रहे हैं उसके बाद कि बलूचिस्तान पे इसका असर क्या पड़ेगा? क्या बलूचिस्तान में तरक्की होगी या बलूचिस्तान तबाह हो जाएगा? मतलब एक अजीब कंफ्यूजन है। एक और, क्योंकि अय्याम अज़ा चल रहे हैं, तो कुछ वीडियोस, कुछ मैसेजेस सर्कुलेट करना शुरू हो गए कि हज़ारा कम्युनिटी के फिर से सर कटेंगे, गर्दनें कटेंगी, नेज़ों पे चलेंगी। जबकि मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगी कि जिसमें जो तालिबान बैठे हुए हैं हज़ारा कम्युनिटी के साथ अफगानिस्तान में, वो कह रहे हैं आप मजलिस करें। आल तबलीगात मिशा कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान खुदा न खास्ता मुखालिफ अहल तशय्युस यक गब्बर वाज़ेह कुनिम ममालिक किश्वरहाय जहान राम बायद गफरा बिश्नवा हमसायाहारा हम ये पैगाम मिगोयम पूरा बायद बिश्नवा कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान नज़रिया दाइशी न दारा। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान वो उनमो मसलक के अहल सुन्नत वल जमात की नमी 1400 साल بود बई नज़र व फिक्र हस्त و خوشبختانه خوشحال هستیم که شما مردم اهل تشیع هم الحمدلله و تمام صحابه احترام داری و امهات المؤمنین احترام داری و تمام خلفای راشدین احترام داری. یه هم یک گپ خوشی است، یه باید تمام مردم بشنوه که اهل تشیع افغانستان با تمام صحابه احترام داره و خلفای راشدین احترام داره و امهات المؤمنین احترام داره و مجاهدین امارت اسلامی که هست اون نظریه و فکر داعشی را نداره و در هر جایی که با هر کس تکلیف رسیده، اگر اهل تشیع باشه یا اهل تسنن باشه، امارت اسلامی افغانستان اونجا رسیدگی کرده، مشکل دفع کرده. तो ये मतलब बलूचिस्तान मुझे जो फैलाए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान का बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क होने वाला है, क्या क्या फ्यूचर है? नहीं, बेड़ा गर्क नहीं होगा। असल में मैं टू टेक लीड फ्रॉम सर खिजर एंड सर ज़हूर, जो आप कह रहे हैं ना, वो जो पूछ रहे थे इसका कि क्यों नहीं करते सुसाइड, तो एक फिल्म मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, डू वॉच इट, मंचूरियन कैंडिडेट, डेंजल वॉशिंगटन की है। सो इट विल टेल यू एवरीथिंग। और जो ऑडियंस है वो भी जरूर देखें कि जो कुछ वहाँ इराक में हुआ वही कुछ अफगानिस्तान में हुआ। कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, दीज आर नॉट लाइक, दीज आर नॉट रेगुलर फोर्सेस पीपल, जैसे कि हमारे यहाँ कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, कमीशन होकर आते हैं, या जो नॉन कमीशन ये प्रॉपर एक उसमें आते हैं। तो इनको तो बाकायदा जी कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उनको एक लालच दी जाती है कि जी आपको यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी। सो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन अमेरिकन सिटीजन्स, तो वो तो मर्सनरीज हैं। तो सो आई एग्री विद दिस। एज फार एज बलूचिस्तान इज कंसर्न, तो बलूचिस्तान में डेफिनेटली इसका बैकलैश आएगा। आज एक छोटा सा हमने बैकलैश लाहौर में देखा,
जहाँ पे रंजीत सिंह का जो स्टैचू है उसको तहरीक लब्बैक वालों ने उसको मतलब खराब उसको स्क्वैश किया, तोड़ दिया। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तो थोड़ी सी हमारे यहाँ मसला आएगा। लेकिन आप ये जो कह रही हैं कि जी हज़ारा कम्युनिटी या शिया, आपकी कंसर्न आपने मुझसे पहले भी पूछा था कि शिया कम्युनिटी के ऊपर देखिए बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताई जा रही हैं। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो प्रेसिडेंसी थी और इनका जो भी इनका नेटवर्क था, वहाँ पर 170 जो लोगों की एक वो थी असाइनमेंट, ये थी कि वो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते रहते थे अफगानिस्तान में अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें बहुत ज़्यादा जो हम बार बार कहते थे जो रॉ के हैंडलर्स हैं इंडिया से हैंडल करते हैं या अफगानिस्तान से हैंडल होते हैं। आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में इशू ये जो पीटीएम का, पीएलए और बीएसएफ, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके ठिकाने वहाँ थे। तो ये तो एक किस्म के यतीम हो गए। ये बड़ी एक मीम चल रही है ट्विटर पे भी और क्योंकि फेसबुक सबूत पे। भी मिले उनके ऑफिस से जी जो जी उन्होंने जी, उनके ये तो बड़ी मीम चल रही है कि ये बेचारों के मतलब इनके पेरेंट्स ये मतलब दे आर ना ऑर्फन्स, जो मंजूर यतीम पश्तीन हो है गए। या मोहसिन दावड़ है, ऑल्दो कि वो इलेक्टेड बंदे हैं मोहसिन दावड़ और अली वजीर है, बट देन उनके लिए उनकी पैटर्नेज खत्म हो गई है, क्योंकि दे यूज्ड टू से कि अशरफ गनी हमारा वो पेट्रन है, मेंटोर है, और ये दे डोंट कंसीडर मैड्यूरन लाइन एज द द इंटरनेशनल बॉर्डर व्हिच इज एक्चुअली द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो बैकलैश पाकिस्तान में आएगा, एक्सपेक्टेड है। और देखिए जो अभी तक तालिबान का जो बहुत ज्यादा फतह के शादियाने जो लोग बजा रहे हैं, आई एग्री के उसमें तालिबान की फतह के नहीं हम बजा रहे, हम अमेरिका की डिफीट के निशाना बजा रहे एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली हमारा शादियाना वो ये नहीं। और उसमें देखिए सुपर पावर, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट मेरे दो ऑनरेबल जो है कॉलीग्स उनसे ये है कि अमेरिका की बेशक ये टैक्टिकल मूव है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं, जब डीकोलोनाइजेशन की स्प्री थी 40s में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर इस चीज को मुतहम्मिल ही नहीं थी कि वो अपने कदम रखती अपनी जितनी भी कॉलोनीज थी, तो वो वहां से रिट्रीट कर रही थी। इंडिया और पाकिस्तान की बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने हैप्पैजेडली उनको किया, डिवाइड किया और अनफिनिश्ड एजेंडा छोड़ कर गए, और आज तक पाकिस्तान और इंडिया में उस चीज का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास अपने पैसे अपने मुल्क को चलाने के लिए खत्म हो गए, जितना वो यहाँ से लूट के ले जा सकते थे उन्होंने कर लिया। लास्ट प्रोग्राम में भी हमने यही बात की थी कि अभी तक इस चीज पे किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ये इन्वेस्टिगेशन या ये बात सामने आ रही है कि आर्मी जो अफगान आर्मी थी उसने बहुत करप्शन की, अफगान जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने बहुत करप्शन की। अभी तक ये बात नहीं आई कि जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट थी वहां पर उसने वहां कितने करप्शन किए, वो वहां से क्या क्या कुछ लेकर गए हैं, वहां से कितनी चीजें वहां से जा चुकी हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो एक चीज है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, जो सर ज़हूर को बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगी, जब मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि जो असला वहाँ पे अमेरिकन असला जो होता है अफगानिस्तान में, जब वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस थी, अब तो थी होगी ना, बात पास्ट टेंस हो गया, तो वो आपका हमारे पाकिस्तान में आ जाता है स्मगल होकर। अब तो वो बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ गए ना, अब तो उसके ऊपर कोई किसी किस्म की विजिलेंस नहीं है अनटिल अनलेस के तालिबान उसको कैप्चर कर लें। बट अगेन तालिबान में भी फैक्शंस हैं, तालिबान एक यूनाइटेड फोर्स तो नहीं है, सो वी डू हैव सो मेनी फैक्शंस इन दीज, तो मर्सनरीज हर तरफ है। सो बैकलैश पाकिस्तान में आएगा, बट एज फार एज हज़ारा कम्युनिटी इज कंसर्न और शिया की जो इशू है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना मसला होगा, क्योंकि तालिबान अब जो सो कॉल्ड तालिबान या जो सो कॉल्ड फोर्स आई है सामने, एक तो वो बैटल हार्डन हो चुकी है, एक डिसिप्लिन कोalition के अगेंस्ट। सेकेंडली ये इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं ग्वांतानामो बे के जो हैं वो वहाँ पे रह कर आए हैं, उनको ये अट्रॉसिटीज याद हैं, जिस तरीके से उनको वार्म वेलकम मिला लोकल पब्लिक से, लोकल पॉपुलेशन से, तो वो देख। और सबसे बड़ी बात जो वो हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, उसमें ग्रुप में शायद ये बात हो रही थी कि अगर हम खवातीन को ये कहें कि जी एजुकेशन दें, तो देखिए उन्होंने सबसे पहले आके टीवी पे बाकायदा ऐलान ये किया। आज जो उनकी टीवी की नशरियात भी आई हैं उसमें भी उन्होंने खवातीन प्रेजेंटर्स को रखा है सामने। जितनी भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फीमेल जो एंकर्स है जर्नलिस्ट हैं, वो बेशक के हिजाब में आई हैं, बट दे आर देयर, दे वर्किंग देयर। और उन्होंने हॉस्पिटल्स में भी ये कहा है कि जो फीमेल्स हैं, तो मेरा साथी ख्याल ये है कि प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये दे आर नॉट लाइक, दे डोंट नो हाउ टू गवर्न, दे नो हाउ टू फाइट, बट दे डोंट नो हाउ टू गवर्न, दैट्स द इशू। सो अब इसको गवर्निंग करने के लिए हम जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे आज
कल पीएम ने टर्किश प्रेसिडेंट को फ़ोन किया था और आज ये आ गया कि टर्की भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ से बंद नहीं करेगा, जो उसकी एम्बेसी है। सो टर्की, रशिया एंड चाइना एंड पाकिस्तान। यूएस आएगा या नहीं आएगा, अगेन बहुत सारी थ्योरीज जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम गलत होती हैं या सही होती हैं। अगर यहाँ पर चाइना को फर्दर 3-4 years मिल जाते हैं, which China will gain, then China will be here. Like China won't allow America to come back. So वो एक अच्छा, मैं न्याजी साहब से इसको आगे बढ़ाती हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है कि प्लेट में रखकर चाइना को दे दिया, खुद बाइडेन ने प्लेट में रखकर दे दिया। फिर अब मुझे बताएं कि जो चैलेंजेस तालिबान को फेस करने पड़ेंगे, क्या वो ऐसी अच्छी गवर्नमेंट बना पाएगी, सिस्टम बना पाएंगे, जबकि इतनी मुखालफत भी हो रही है? सर जी, शॉर्ट कमेंट। सीमा ने फरमाया कि वो टेक्निकल, जो जहूर और मैंने जो कहा था कि टेक्निकल विथड्रॉल है, तो हमारा मकसद ये था कि इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका अब हैज गॉन फॉरएवर, नहीं, दे विल कम बैक। वो जिस तरह अगेन ये यानी आर्म फोर्सेस में कहते हैं कि दे हैव लॉस्ट द बैटल बट दे विल ट्राई टू विन द वॉर। तो अच्छा, दे विल कम बैक एंड दे विल कम बैक विद मोर फोर्स। सिर्फ उनकी जो स्ट्रेटजी बदलेगी, उनकी टैक्टिक्स बदलेगी। अब तक जो उनके साथ हुआ है वो अब वो ही करेंगे, वो तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, दूसरी बात जो है जो सीमा ने कही कि वो इनको तालिबान को जो गवर्नेंस का जो है वो प्रॉब्लम होगा। सीमा, आई लुक एट इट लाइक दिस कि अब बताइए कि गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए क्या चाहिए होता है? हमें मोटिवेटेड, वेल नेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन फोर्स चाहिए, जो कि तालिबान हैं। इनके पिछले रजीम में उनकी सारी बुराइयों, खामियों, गलतियों के बावजूद उन्होंने किस तरह गवर्न किया कि इनके इलाके में उन्होंने ड्रग्स को ख़त्म किया। उनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी, जो यानी जिन इलाकों में इनका कंट्रोल था उन इलाकों में बिल्कुल सही अमन व अमान था। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ये अगेन ये हमें ये मिल रहा है, वेस्टर्न नैरेटिव मिल रहा है कि इनके पास तजर्बा नहीं है। और अगेन इनके एक्सपीरियंस देखो, इनके चेंज देखो कि ये अमेरिकन के साथ नेगोशिएट करते रहे, इनकी मतलब डिप्लोमेटिक स्किल्स देखो। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतने आजकल के जो तालिबान हैं, मेरे ख्याल में ये इतने गए गुजरे हुए नहीं है। नो कमिंग टू योर क्वेश्चन शफक, देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, कि अभी सबसे पहले हम देखें कि इनको चैलेंजेस क्या हैं और ये उन चैलेंजेस से कैसे नबरदाजमा होते हैं। मेरे ख्याल में तालिबान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है शरिया, कि जिसकी वजह से अमेरिकन और सारा वेस्ट, सारा जहान इनके खिलाफ है। ये जो फीमेल एजुकेशन है, इट्स जस्ट वन ऑफ the manifestation, just one of the symptoms of that problem। अच्छा, कि यानी दुनिया में यानी वेस्ट जो है वो नहीं चाहता कि ये शरिया लॉ एनफोर्स करें, लेकिन जो आज का तालिबान है और जो करंट क्रॉप है, इट्स मोर फ्लेक्सिबल, इट्स मोर डिप्लोमेटिक। जैसे सीमा ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि देखिए यूजुअली अभी हमारे ऑस्ट्रेलियन मीडिया में आ रहा था कि जी वो औरतें बेचारी, अब उनका क्या बनेगा, तो म्यूजिक नहीं सुन सकेंगे। तो उन्होंने आते ही ये कह दिया कि फीमेल एजुकेशन, और जिस तरह जो सीमा ने कहा, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, कि नेचुरली कि दे विल अकोमोडेट विमेन। तो ऑलरेडी वो ये कर रहे हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर शरिया यानी वो दे कैन वेरी वेल से कि अगर शरिया गल्फ में तो काबिल कबूल है, अगर हिजाब और मुस्लिम कंट्रीज में काबिल कबूल है, तो अफगानिस्तान में भी तो कबूल होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मसला जो कहा जाता है गवर्नेंस, को हमने डिस्कस कर लिया कि गवर्नेंस क्या है। अब तीसरा जो है इनका प्रॉब्लम होगा पॉपुलर सपोर्ट का। अच्छा, कि पॉपुलर सपोर्ट इनको होगी कि नहीं होगी। अगेन आई थिंक दे हैव स्टार्टेड ऑफ एक्सट्रीमली वेल। इन्होंने एमनेस्टी अनाउंस की है, दे हैव शोन मैग्नेनिमिटी। इसके बाद अभी ये कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव हैं, हम सबसे मिल के हम गवर्नमेंट बनाएंगे। अभी इस वक्त तक जो इनका एग्रीमेंट था कि 70-30 की रेशो से हम लेंगे उनको, तो अब जो है आई डोंट नो कि उसी पे रहेंगे या इन एनी केस
इनका जो क्लेम है वो कि वो होंगे इंक्लूसिव होंगे, देन पब्लिक में शफक वार फटीग है, 20 साल से वो हालत जंग में रह रहे हैं, तो पब्लिक ऑल्सो वांट कि इनके साथ कोऑपरेट करो, चैन का सांस लें, आराम से बैठें। अच्छा, एन अदर बिग प्रॉब्लम इज जो एथनिक एंड सेक्टेरियन डिवाइड, जो आपने पॉइंट आउट कर लिया कि इसमें ईरान ने बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया है। आप देखें कि हेरात और बामियान किस तरह इजीली फॉल हो गए। इन्होंने अभी यानी आई रेड समवेयर कि जो इनके जहां तालिबान के फ्लैग्स के साथ साथ लबैक या हुसैन के फ्लैग देखे गए। मैं आई रेड समवेयर कि अब द टर्म शिया तालिबान ये सुनी जा रही है। हमने ये सुना कि शिया सुन्नी इनके जजेस हैं, हाँ वो एक साथ हैं। अच्छा, और गजनी में जो मजालिस हुई हैं उसमें तालिबान ने उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा इनका प्रॉब्लम था, लेकिन इन्होंने उसको भी सॉल्व कर लिया है। और इनका बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमी होगा। यस, इकोनॉमी इज गोइंग टू बी ए बिग प्रॉब्लम। हो सकता है अमेरिकन इन पे सैंक्शन भी लगा दें, तो यस, इसके लिए इनकी जो है बहुत हैवी डिपेंडेंस होगी अपने नेबर पे होगी। और इन सब से बढ़ के ये सारे जो मैंने मुश्किलात गिनी हैं, उन सब से बढ़कर इनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है यूएस एंड द वेस्ट। ये कुछ भी कर लें, अगर ये शरीयत पे कायम रहते हैं, ये कुछ भी कर लें, द अमेरिकन आर गोइंग टू प्ले वुल्फ एंड द लैम विद देम। वो इनकी डू मोर ये मतलब आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपने कहा कि ये चैलेंजेस को फेस कर लेंगे, इनके पास ये ताकत है। मैं ये इनको डिपेंड करता है कि हाउ दे डू इट। लेकिन इनको जो सबसे बड़ी, जैसे मैंने कहा, सपोर्ट है, जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, वो चाइना है। चाइना अपीयर्स टू बी कीन टू हेल्प देम, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये इतने सारे मसाइल हैं और इट डिपेंड्स ऑन देम कि ये उन्हें किस तरह उसमें वो उनको हैंडल कर पाते हैं। हाँ, और अभी इल्जाम तराशी से बाज आना चाहिए सबको, इंटरनेशनल मीडिया को भी जरा थोड़ा सा देखना चाहिए कि उनको काम तो करने दिया जाए। सर, बड़ा एक अजीब सा सवाल मेरे पास आया है ब्रिगेडियर जहूर साहब। लास्ट हमारे शो के बाद मुझे काफी इंडियंस कम्युनिटी की तरफ से एक जो है सवाल उठा रही हूँ मैं आपसे। उनका कहना ये है कि भाई आपकी बात समझ में आ गई, सिपाही तो जंग हारे हुए थे, फौज हारी हुई थी, पहले ही उन्होंने सोच लिया था कि हमने ऐसा करना है, आसानी के साथ उन्होंने अपना सारा इक़्तिदार सब कुछ दे दिया। लेकिन सुनने में हमेशा जो ब्लेम गेम चल रहा है उसमें एक बहुत कॉमन सुनने को यही मिलता है कि पाक फौज सपोर्ट कर रही थी तालिबान को, वहां पे पाक फौज ट्रेनिंग दे रही थी, पाक फौज असला सप्लाई कर रही थी। तो वैसे ये अगर सवाल जो आ रहा है इसका जवाब क्या है कि आप क्या समझते हैं कि तालिबान को फंड्स कहाँ से आ रहे थे, असला कहाँ से आ रहा था? सर, इस पे हम मेरा ख्याल है तीनों ही कमेंट्स कर सकते हैं, और इसको कमेंट करने के लिए ज़रूरी ये होगा कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी पता हो सारी बातचीत का, कि ये कहाँ से मामला शुरू हुआ था, हमारी इन्वॉल्वमेंट कैसे इसके अंदर हुई, और फिर बड़े एस्पेक्ट्स हैं कि क्या पाकिस्तान इस काबिल है कि अपनी बसात से बहुत बढ़ के मच अबव द वेट पंच करे जाके, हाँ, जैसे ए रेत की दीवार की तरह गिरी, 9 दिनों में पूरे का पूरा मुल्क फॉल हो गया। आज से 15 अगस्त से 9 दिन पहले पहला कैपिटल फॉल हुआ था, और उसके 9th डे को 15 अगस्त को पूरा मुल्क फॉल हो गया। तो हमारी क्या कैपेसिटी ऐसी है कि हम ये सारा कुछ कर सकें उनके साथ मिलके? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी वजूहात की बिना पर ऐसा एक एनवायरनमेंट बना दी गई थी, जिसका मैंने पहले भी तज़किरा किया, क्योंकि हम तो इसमें डायरेक्टली इसको फेस करते रहे दुनिया भर में, कि भाई जब ये सारा मामला शुरू हुआ था 1979 में, तो एक
ग्लोबल जहाद ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मेन रोल था। उसके लिए पूरी दुनिया से 30,000 फाइटर्स, मुस्लिम फाइटर्स वर ब्रॉट इनटू पाकिस्तान ऑन प्लेन, चार्टर्ड प्लेन्स। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सरहद पे 13,000 मदरसे, स्कूल, रिलीजियस स्कूल वर ओपन। नब्रास्का यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका को $60 मिलियन दिया था CIA ने एक सिलेबस बनाने के लिए, जिसकी मदद से जनरेशन्स को रेडिकलाइज किया जाए। और वो सिलेबस की किताबें आज भी पाई जाती हैं। वो मेरे पास उसकी कुछ चीज़ें हैं मौजूद। तो जब ये सब, और ये 30 साल का प्लान था कि इट वाज एनविसेज्ड कि 30 साल में रशिया को वहाँ से भगाया जाएगा अफगानिस्तान से, और ये सब कुछ 10 साल के अरसे में हो गया। अब इस सारे मामले में डिसाइड ये हुआ था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्स और मनी है जो उधर से आ रही थी अमेरिका और सऊदी अरेबिया से, वो पाकिस्तान की ISI हैंडल करेगी, ताकि आर्मी उससे बाहर रहे, आर्मी अपना प्रोफेशनल काम जो है वो नॉर्मल करे। अब उस जमाने में जो ताल्लुकात बने, लिंकेजेस बने, उसकी बेस पे पाकिस्तान को हमेशा कुर्बानी का बकरा बनाया गया। ये फिर वही बात है कि जब आप हार रहे होते हैं और यू आर ए बैड लूजर, तो बजाय आप हकाइक का इदराक करें और इनवर्ड इंट्रोस्पेक्शन करें कि यार हो क्या रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है, आप ब्लेम दूसरों को करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इस बात को यहीं खत्म करता हूँ, सो दैट मेरे 2 कोलीग्स भी अपने इनपुट इसमें दे सकें। ये मैं साथ में मैं सीमा आपसे ये भी बात पूछ लूँ, ये मतलब हमारे पर ब्लेम किया जा रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कई दफा ये कहा, वो तो मैं कब से कह रहे थे तालिबान के साथ आप टेबल टॉक करें, तो उसके लिए इल्जाम ये लगा दिया गया है कि भाई ये सपोर्ट करते थे। आप अब अगर यहाँ पे इस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को देखते हुए बोले कि अब रिलेशन कैसा बनाना चाहिए तालिबान के साथ पाकिस्तान को, कैसा रिलेशन होना चाहिए, क्या मदद करनी चाहिए, क्या और किस हद तक करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि तालिबान सन ऑफ सॉइल है। तालिबान वहाँ के नेटिव लोग हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आएंगे। तो अगर वो गवर्नमेंट बनाएंगे, वो अफगानिस्तान के हैं, वो अफगानी हैं, अगर वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो व्हाई नॉट पाकिस्तान शुड लाइक हैव अ रिलेशनशिप विद देम। पाकिस्तान को बिल्कुल एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ रखना चाहिए अगर वो बनाते हैं, अगर उनके लोग उनको इलेक्ट करते हैं, जैसा कि बिल्कुल उनको कोई रेजिस्टेंस के बगैर आने दिया, जो इस तरह से उनको हर तरीके से एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस विद इन द कंट्री मिल रही है, तो व्हाई नॉट, फिर पाकिस्तान क्यों ना करे। देखिए, पाकिस्तान को एक पीसफुल नेबर चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। जो बिल्कुल ज़हूर साहब ने ये बात कही कि जो इसकी आर्म्स की बात हो रही है, आर्म्स का इशू यही, जो वो हमारे पास आए थे स्मगल होकर आए हैं, जो पाकिस्तान में जो इनफिल्टर होकर जो आया है आर्म्स, तो स्मगल होकर आया। ISI की सपोर्ट, मैं तो अगेन से कि अगर ISI इतनी ही स्ट्रांग है, इतना ही सब कुछ जबरदस्त बेहतरीन ISI काम कर रही है, तो पाकिस्तान को सुपर पावर डिक्लेयर कर देना, नंबर 1। यहाँ पर अभी मेरी बेटी आज मुझे बता रही थी कि आज सुबह उसकी मीटिंग हो रही थी और हर एक ने ये कहा कि जी ओहो अफगानिस्तान में तो ये बहुत बुरा हो रहा और तालिबान ये कर दिया और वो कर दिया, तो अफगानिस्तान में बहुत जुल्म हो गया। तो शी सेड कि जी इजराइल में जो सब कुछ हो रहा है और आज 4 टीम्स को उन्होंने मारा है, तो तब क्यों नहीं कोई बोलता। जो पैलेस्टाइन के जो लोगों के, जहाँ पैलेस्टाइन में इन्वेजन है, देखें वहां पर इन्वेडर्स बाहर के लोग आए हैं, वहां पर वो लोकल लोग नहीं है। आप तालिबान को क्यों, मतलब आप, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ऑस्ट्रेलिया में और वेस्ट में इस चीज को क्यों इतना हाईलाइट कर रहे हैं कि जी जैसे तालिबान पता नहीं कहीं बाहर से उठकर आ गए। तालिबान उनके अपने लोग हैं, अगर इफ दे आर हैप्पी टू लाइक लिव विद दिस वे। हाँ, ये जो हम बात कर रहे थे जो बैड गवर्नेंस की या गवर्नेंस की बात थी कि हमारी जो आजकल की, इट्स नॉट, मैं बिल्कुल वेस्टर्न उस पर बिल्कुल नहीं जा रही, बट देन ये कि एक सिविलाइज्ड एक जो स्टाइल होता है, शायद उनका अभी वो, उनको वो सीखना है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूसिविटी में वो सीख लेंगे with the passage of time. That's the only thing which is lacking in Taliban. Otherwise, if it comes to the will, तो विल तो उनके पास है, विल थी तो वो 20 साल उन्होंने सब्र किया और आराम से वो आ गए। जहाँ आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, इमरान खान साहब की बात कर रही थी कि इमरान खान तो फ्रॉम डे 1, और बल्कि आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा जनरल हमीद गुल का भी कि जी हमीद गुल ने भी यही कहा था कि जी पाकिस्तान तो हर कोई पाकिस्तान में जो जी शऊर शख्स था वो यही चाहता था कि जी इनके साथ पॉलिटिकली निगोशिएट किया जाए। जब मैं
उनसे बात कर, जब हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही होती थी, हम अपनी थीसिस के लिए कर रहे होते थे रिसर्च में, तो यही बात हो रही होती थी कि अगर आपने किसी को भी सेटल करना है तो आप उसे पोलिटिकली निगोशिएट करें, बाय फोर्स आप उसको समझा नहीं सकते। अगर ये वापस दोबारा इनके ऊपर की हमला करेंगे या किसी भी किस्म की सैंक्शन लगाएगा अमेरिका, वो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि अगर वो सैंक्शन लगाएगा तो उस वक्त आप बिल्कुल ग्रीन सिग्नल या एक बिल्कुल ओपन ग्राउंड दे रहे हैं टू चाइना। फिर चाइना जो थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस भी होनी होती ना, तो वो सबको खरीद लेगा। ये सब मर्सनरीज हैं, बीच में बहुत सारे लोग पैसे के लिए काम करते हैं, गुर्बत इतनी ज्यादा है वहां पे, नीड्स इतनी ज्यादा है। देखिए बहुत सारी चीजों को हमने सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक या मिलिटरीली एक एस्पेक्ट से नहीं देखना, बहुत सारी चीजों के लिए हमें उनकी एंथ्रोपोलॉजी और उसकी सोशियोलॉजी को भी देखना है। कि सबसे बड़ा इशू अफगानिस्तान में ये है कि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। जब मैंने कल परसों मेरी पता नहीं आपसे ही शायद बात हो रही थी, और जब ये बात कही गई कि 10 लाख, जब मैं 91 की वो वहाँ से इमिग्रेंट हूँ फ्रॉम कुवैत, सो आई हैड सीन दैट थिंग जब वहाँ इन्वेजन हुई थी, और बहुत बड़ा हाइप क्रिएट किया गया था कि जी 10 लाख फौज है सद्दाम हुसैन के पास और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और 10 लाख फौज वो थी जो कि हम जिस तरह से एनसीसी की ट्रेनिंग करते थे, तो वो वाले कैडेट्स थे, और वो लोग आकर हमारे दरवाजे पर नॉक करके, फौजी जो आता था दरवाजे पर नॉक करके सिर्फ ये पूछता था कि इन द तहीन, लाइक डू यू हैव द फ्लावर, आटा है आपके पास? दैट्स द ओनली थिंग दे आस्क्ड फॉर, दैट्स द ओनली थिंग दे आस्क्ड फॉर। उन बेचारों को तो बंदूक भी नहीं उठानी आती। तो ये बिल्कुल सर ने ये जो शुरू में कहा कि ये वेस्टर्न मीडिया की एक हाइप क्रिएट की हुई, ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान का स्टांस जो है सिर्फ और सिर्फ ये रहना चाहिए, बिल्कुल जो है अभी बिल्कुल सही है, और पाकिस्तान शुड स्टिक टू इट। हम किसी भी कन्फ्रंटेशन को ना तो अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही हम चाहेंगे। अगर वहां पर ये बात जरूर है कि हमें काउंटर जरूर करना है। ये जो हमारा एक प्रोग्राम ये जो आपके साथ कर रहे हैं, बेसिक तो एफर्ट यही है कि हम इस चीज को काउंटर करें जहां हम रहते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सिवाय इस चीज के कि जी पता नहीं पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ने तालिबान का सपोर्ट, ये एक बहुत ज्यादा वो है। तालिबान को बनाने वाले कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के सर ने रेफरेंस दी है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आज पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का दोबारा इन हो गई है, और वहां से बाकायदा पूरे पेपर्स छप रहे हैं कि जी ये तालिबान जो है ये कितनी बुरी फोर्स है और किस तरह से पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है। जी सर, वो अभी डीरेडिकलाइज करने के पैसे मिले उन्हें, डीरेडिकलाइज करने को बता रहे हैं। एक सेकंड से रिकॉर्डेड ये बिल्कुल स्टेटमेंट है अजीत डोवल की, जिसमें उसने ये कहा था कि हम तालिबान को पैसे देकर $4 मिलियन देकर हम उसको खरीद लेते हैं। तो यानी कि अगर इफ दिस इज द केस, ये बिल्कुल रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है अजीत डोवल की, तो उसमें आप पाकिस्तान को ब्लेम ना करें। मैं कहती हूँ सामने आ रही है। न्याजी साहब, जो ऑस्ट्रेलिया है उसने बड़ी बहुत ही बुरी नजर से देखा है तालिबान को, मतलब बहुत ही परेशान भी वो लग रहे हैं। सर क्या होगा आगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का क्या, मतलब वो काबुल को फतह होते ही मतलब इन लोगों के तो चेहरे उतर गए। जी सर, वो आपकी इजाजत से वो जो जहूर ने जो सवाल का जवाब दिया है, मेरे पास एक लाइनर है अगर आप इजाजत देना, वो कि पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, वो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया तालिबान को और तालिबान ने भगा दिया नेटो आईएसएफ की फौजों को ना। तो जिस तरह सीमा ने कहा ना कि पाकिस्तान को तो फिर सुपर पावर डिक्लेयर करना चाहिए, तो सीमा ने मेरे मुंह से अल्फाज ले लिए। मैं कहना चाह रहा था कि अब तो पाकिस्तान को फिर सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिल जानी चाहिए। अगर देखो ना, क्योंकि देखिए ये अमेरिकन अगर यहाँ से भागे हैं तो वेस्टर्न मीडिया ने किसी न किसी को ब्लेम देना है। अब वो ये तो कह नहीं सकते कि जी हम हार गए, वो ये तो नहीं कह सकते कि नेटो भाग गई, नहीं कह सकते कि आईएसएफ भाग गए, तो किस पे इल्जाम लगाएंगे? वो पहले अब तक जो है वो हक्कानीस कितने 200-250 लोग थे पाकिस्तान को, वो हक्कानीस का वो ताना देते रहते थे, तो अब जो है वो ये कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने वो ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ी है। अगेन दे हैव इनका अपना एक कोई रिपीट किया है इन्होंने, एक वो अमेरिकन नैरेटिव, वेस्टर्न नैरेटिव, वही कि तालिबान जो हैं वो क्रूड हैं, ब्रूट हैं, गवर्नेंस का तजर्बा नहीं, इनको क्या है वो नहीं मिलेगी, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। अच्छा, हम जो हैं वो अपनी बरादरी के साथ हैं, कनाडा यूके इनके साथ हैं। अच्छा भाई, कोई इनसे ये पूछे कि भाई अशरफ गनी की लेजिटिमेसी क्या थी? 9% वोट लिया उसने।
अमेरिकन ने उसको इंस्टॉल किया, 20 साल तक उसको अपने बैसाखियों पे बिठाए रखा। अच्छा, तो अब ये फिर ये क्रूड है, ब्रूड है, और भाई अब इन्हीं की जो हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया कि जमहूरियत क्या है, हमें तो ये बताया गया था कि जमहूरियत जो है मेजॉरिटी रूल है अकॉर्डिंग टू इट्स ओन वैल्यूज। तो यानी ये कहीं नहीं पढ़ा कि जी जमहूरियत जो है वो रूल अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वैल्यूज। व्हाई डू अफगान्स हैव टू बी वेस्टर्नाइज्ड टू बी ट्रीटेड एज सिविलाइज्ड? लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी है, इनकी जो है स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है, ये जो अमेरिका कहेगा ये वो कहेंगे, देखिए वो करेंगे। देखिए हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बिल्कुल वी फॉलो द प्रिंसिपल्स, लेकिन जब हमारा प्रिंसिपल किसी नेशनल इंटरेस्ट से क्लैश करता है तो फिर हम प्रिंसिपल को छोड़ देते हैं, फिर हम नेशनल इंटरेस्ट को ले लेते हैं। यही किया इन्होंने ह्यूमन राइट्स पे। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगर तो हांगकांग में हो रही हैं तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, कश्मीर में हो रही हैं तो नहीं है। अच्छा, जमहूरियत जो है अफगानिस्तान में तो चाहिए, लेकिन और भी हमारे बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं, मैं नाम नहीं लेता, वहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अमीर हैं, वो हमारे अलाइज हैं। तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया का जो है बिल्कुल अब हम लेस सेट द बेटर। अच्छा, जो पॉइंट न्याजी साहब ने कहा है, ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे बात पूछूं वही कश्मीर की, कि क्या कश्मीर की तहरीक पर इसका कोई फर्क पड़ेगा, कुछ तेजी आएगी, उनमें हौसला आएगा, और जर्नली फलस्तीन की तहरीक पर क्या होगा? और एक बात और है जो कि आप शायद मुझे ज्यादा सही जवाब दे सकें, कि जो यहाँ पर यानी वेस्टर्न मीडिया भी रो रहा है, और जो मैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ग्रुप्स को देख रही थी शोर मचाते हुए, तो इन 20 सालों में, मतलब ये 20 साल जो ये हुकूमत रही अफगानिस्तान की, तो इस 20 साल के दौरान बेशुमार, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ही असाइलम लिए लोगों ने, या बहुत सारे असाइलम सीकर्स यहाँ पे नजर आते हैं। तो अगर वो हुकूमत की जानिब इतना रो रहे हैं तो फिर असाइलम उस दौरान में भी क्यों लिए थे इन्होंने? जी सर, कश्मीर का भी जवाब दीजिएगा जरा। ये असाइलम से मुझे ये बात याद आई कि एक ख़ास कम्युनिटी अफ़गानिस्तान की जो पाकिस्तान में भी है, और पाकिस्तान का वो पासपोर्ट भी यूज़ करते हैं यहाँ आने के लिए, और बोट्स पे भी बहुत सारे वो लोग आए। बदकिस्मती से बहुत कुछ लोग डूब गए और खुशकिस्मती से कुछ लोग यहाँ पहुँच गए। तो इन्फ्लक्स उनका इतना ज़्यादा था, और उनकी हर एक की कॉमन स्टोरी यही थी जी कि हमें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, अफ़गानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। तो इनके पुराने CDF थे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, अंगस ह्यूस्टन, ये चीफ मार्शल, वो पाकिस्तानी सफारत खाने में आए थे इसी मामले के डिस्कशन के लिए, और फिर वो पाकिस्तान गए और कोयटा में भी गए, और इनकी कम्युनिटी से मिले भी जाके कि हम आपको जो ऑस्ट्रेलिया का कोटा है एनुअल रेफ्यूजीज लेने का, हम उसमें आपको शामिल कर रहे हैं, और हम आपके जेन्युइन तरीके से कुछ हज़ार लोग लिया करेंगे हर साल, लिहाजा आप लोग ये काम ना करें कि बोट में बैठ के आएँ और अपनी लाइफ को थ्रेटन करें। तो वो इमिग्रेशन वाली बात से मुझे ये बात याद आई कि बहुत बड़ा तबका हमें इसलिए भी लाइमलाइट में लाता है प्रोसिक्यूशन के हवाले से कि उनके अपने ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं दूसरे मुल्कों में, और वो हमारे खिलाफ बयान दिए बगैर, वो सारी अदाकारी किए बगैर, ड्रामा क्रिएट किए बगैर पूरे नहीं होते। तो अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ पे भी मतलब एक डिफेंसिव रोल में जाना पड़ता है कि जी पता नहीं इनके साथ क्या हो गया। कोई शक नहीं है इसमें, डिनाइबल बात नहीं है कि हमारी शिया भाई बहनों को बहुत बुरी तरह बाज़ का ट्रीट किया गया हमारे अपने मुल्क में, लेकिन उसमें जो बहुत बड़ा एक्सट्रीम बड़ा एलिमेंट है वो टेररिज्म का है, टारगेटेड किलिंग और टेररिज्म, जो मखसूस लोग मखसूस लॉबी के कहने पे करते थे, जिसमें खाद शामिल है, NDS जो इनका अफगानिस्तान का चीफ है इंटेलिजेंस वो थी, और रा था। ये मिलके ये दोनों फैक्शंस में लड़ाई करवाने के लिए ये काम करते थे, जिसमें हमारे बहुत कीमती शिया भाइयों का नुकसान हुआ है जो हमारे हीरे थे पाकिस्तान के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस वजह से हुआ, इसमें अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इतना बड़ा शिया सुन्नी मसला होता तो हम सब रोज़ाना लड़ाइयाँ कर रहे होते हर गली हर मोहल्ले में, क्योंकि हम सब इकट्ठे रहते हैं, हमारे घर के साथ किसी सुन्नी भाई का घर है, किसी शिया भाई का घर है, तो
हाँ ये बिल्कुल सरासर गलत बात है ये वाली, और इसके अपने इंटरेस्ट हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हाँ, की वजह से इस बात हाँ को ये जो इतना क्रिएट उठाया जाता करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा सुन्नी शिया है। जी हाँ, फसाद हो रहा है। और कश्मीर का एग्जैक्टली क्या क्या कहेंगे सर आप? जो आपने फरमाया कश्मीर और जी फ़लस्तीन या ऐसे ममालिक जहाँ पे इस तरह की तहरीकें चल रही हैं, देखिए बात ये है कि ये जो इनकलाबी लोग होते हैं, जो तहरीक चलाने वाले लोग होते हैं, जैसे सैयद अली गिलानी साहब, बहुत बड़ा नाम है कश्मीर में। ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि ये उम्मा को एक जिस्म की तरह समझते हैं, और ये समझते हैं कि अगर कोई किसी को दर्द, कहीं तकलीफ होती है तो दर्द हमें भी होता है, लिहाजा ये बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, और इसमें बड़ी इंस्पिरेशन वाली बात है भी, और इसको बड़ा लोग एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश कर सकते हैं कश्मीर वाले हालात में, और नेगेटिवली इसको इंडिया भी बहुत एम्प्लॉय कर सकता है इस तरह से कि वो एक दुनिया की हमदर्दियाँ उसके साथ ऑलरेडी हैं, और हम दुनिया के आगे बुरे बने हुए हैं, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करा के तो वो इसको इधर कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकता है कि जी अब ये इसका रुख इधर हो गया है और इस तरह से टेररिज्म हमारे पास आ रहा है। हमें पाकिस्तान को इस हवाले से बहुत चौकन्ना होना होगा, और हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना होगा। तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर असर पड़ेगा, कश्मीर का मोराल ऊंचा होगा, कश्मीरी लोगों का, पाकिस्तानियों का मोराल ऊंचा होगा। बहुत ज़्यादा दुनिया, जैसे हम लोग बातचीत करते रहते हैं, ये चाहती है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए एक जहाद डिक्लेयर करे, और लोग ये कहते हैं कि उस जहाद में हम सब जाएंगे, पाकिस्तान की फ़ौज जाएगी, कश्मीरी लोग लड़ेंगे, हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे या शहीद हो जाएंगे। तो इस तरह के जज्बों को आप रोक नहीं सकते लंबे अरसे तक। लिहाजा बहुत ये एक ऐसा मुकाम है जहां पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ इसको हैंडल करना होगा। और भारत को बहुत खतरा होगा इस चीज से। तो मैं आखिरी सवाल, क्योंकि तेजी से टाइम गुजर रहा है, आखिरी सवाल आपसे सीमा लूंगी, उसके बाद आप सब जो है वो लास्ट वर्डिंग्स कहेंगे। सीमा, जो सबसे ज्यादा डर है वो खवातीन के हवाले से ही है कि तालिबान ये कर देंगे। और एक काउंसलर का मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने बड़ी दर्द भरी कहानी कही कि मुझे अभी अभी पता चला है कि सड़क पे गुजरते हुए इन तालिबानों ने कुछ खवातीन पर ये जुमला कसा कि अब हम तुम सबसे 4-4 शादी करेगा। मतलब वो एक दर्द भरी कहानियां अभी एंटर हुए हैं वो, लेकिन वो दर्द भरी कहानियां सोशल मीडिया पे एकदम से फैल गई हैं। अच्छा, फिर जो पाकिस्तान पे ब्लेम गेम जो हो रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ, तो इनको तो ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए ना, मतलब पड़ोसी ममालिक के साथ। ये जो सब क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो टेबल टॉक होनी चाहिए थी, जिन मसाइल पर इनको तवज्जो देनी चाहिए थी, उससे तवज्जो हट रही है। आप इनको क्या गाइड करेंगी, ये जो यहाँ बस रहे हैं लोग अफवान जी? नहीं, मैं तो उनको गाइड तो नहीं कर सकती। वी कैन ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू देयर इश्यूज। जो जिन खातून का आप जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल वो ट्वीट मैंने भी पढ़ी थी, और उन्होंने अगली ट्वीट ये की है कि जी मेरी बहन की दोस्त ने, उसकी दोस्त ने उसको बताया है कि वहाँ पर ये एक ऐसा इशू हुआ है। सो जो बेसिक इशू जो अभी तक हमने सारे डिस्कशन की है, हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही बीच में एक सेंटर पॉइंट बनाते हैं। उसमें ये है कि यहाँ पर जो भी मीडिया भी बात करता है, उनकी जो प्राइमरी सोर्स कोई नहीं है। हाँ, वो पूछते किसी और से हैं, और वो किसी और जो है ना, वो सारे के सारे साइलेंस सीकर हैं, या अपॉर्चुनिस्ट हैं, या जिनको पैसे चाहिए। आप उनको $100 देते हैं, वो आपके लिए एक खबर लाकर दे देते हैं, कोई सी भी जो आप चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे सर हू नोज वेरी वेल अबाउट द पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत सारे एकेडमिक्स में लोग हैं जो कि बिल्कुल वो वर्जन बेचते हैं जो यहाँ पे चाहते, और वो ये मुंह से मानते हैं इस बात को कि जी हम असल में वही बात करते हैं कि जिसका हमें मटेरियल मिल जाता है। तो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन, देखिए रिसर्च क्योंकि पीएचडी करना अब सर कर रहे हैं, ही नोज दिस कि क्यों उसकी इतनी मुश्किल है, या कोई एक जो ट्रू स्पिरिट ऑफ जर्नलिज्म है वो क्यों इतनी मुश्किल है कि वहां पर आप खुद ऑन द ग्राउंड बैठकर सच्चाई से कोई पार्शियलिटी ना, न्यूट्रल आप खबरें दें। जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हर चीज थर्ड सोर्स के बल्कि फोर्थ सोर्स के जरिए पहुंच रही है। फर्स्ट सोर्स तो कोई है ही नहीं इनके पास, सबसे पहली, और ऊपर से गुलाफ इनका श्राउडेड विद अमेरिकन जो है नैरेटिव के साथ है। तो मीन इनके पास सच्चाई तो आती नहीं है ना, इर्द गिर्द सारा इनकी क्लाउड अमेरिकन नैरेटिव का है। उसमें जो थोड़ी बहुत कोई अंदर चिप इन कर भी जाती है, तो वो भी कोई थर्ड फोर्थ सोर्स होती है जो कि आकर इनको बात बताती है। जहां तक रही इसी वजह से जो खवातीन के बारे में बात आ रही है,
अब ऐसा भी नहीं है कि अफगानिस्तान की इतनी ज़्यादा आबादी है तो ख़वातीन जो हैं वो मर गई थी या उनके ऊपर बहुत जुल्म हो गया था, वो ज़िंदा है ना, बिल्कुल हयात हैं। और सर खिज़र साहब भी और सर ज़हूर भी ये बताया, बिल्कुल आप लोग सब ऑस्ट्रेलियन एम्बेसीज़ में गए होंगे जब हम पाकिस्तान में होते हैं, तो पाकिस्तान में जब अफ़गानी ख़वातीन आती हैं अपना वीज़ा लगवाने के लिए, क्योंकि मैं भी जब बीच में मेरे 2-3 दफ़ा जाना हुआ अपने कुछ काम के ज़रिए, तो इतना सज धज के और इतने उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई होती है कि मतलब बंदा हैरान रह जाता है कि ये अफगानिस्तान से ये आई है, इतना फैशन इन्होंने, तो वो अफगानिस्तान से आई होती है ना। सो मीन इट मीन्स दे आर लिविंग देयर। तालिबान का जहाँ तक है ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि बुर्का पहन लो, तो बुर्का पहनना सिर्फ अफगानिस्तान में तो नहीं है, ईरान में भी है, सऊदी अरब में भी है, यानी वहाँ ये 2 कंट्रीज है जहाँ पे कंपल्सरी है, यू हैव टू वेयर दिस बुर्का, यू कांट गो विदाउट इट। तो वहाँ पे तो ऐसा वही बिल्कुल जो बार-बार हम सारे यही बात कर रहे हैं कि चूँकि वो अमीर मुल्क हैं और वो उनको बेतहाशा पैसा देते हैं। अभी पाकिस्तान की अप्रोच क्या और पाकिस्तान ने किस तरह इस चीज़ को करना है, पाकिस्तान ने सिर्फ एक जो बहुत सारे रैशनल डिसीजन तो लेने ही हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, लेकिन जो इनवर्ड उसकी जो है पॉलिसी, वो किसी भी तरीके से जो एक्सट्रीमिज़्म की अगर है कोई, जो कि है, जो बीच में और जो मैनूवर करेंगे, जो मैनूवर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो तालिबान शायद ना भी कर रहे होंगे, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें शोकेस की जाएंगी, वो पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट ना हो, पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारे पास बहुत सारे माइंडलेस जो है ना फैनेटिक्स बैठे हुए हैं, जिनको कुछ भी उनको कह दिया जाएगा जी वो बस इस्लाम के नाम पे वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, बेशक वो इस्लाम के खिलाफ नहीं। So like we have to be very prudent, very rational, but कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया, ये जो बात यहाँ पर आ रही है, मसला सिर्फ उसको सिर्फ हम काउंटर ऐसे ही कर सकते हैं कि हम उनको बिल्कुल फर्स्ट जो एक एविडेंस है वहाँ पे से वो यहाँ ला के दे। मसला ये है कि जो बहुत सारी हमारी सोशल मीडिया पे चीज़ें भी आ रही हैं वो उर्दू में होती हैं। आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश एंड देन शो इट टू देम, क्योंकि अगर मैं करती हूँ तो उनको जो चीज चाहिए होती है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ले लेते हैं, वो जो चीज, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाह रहे ना, वो सुनना नहीं चाह रहे, वो सुनना नहीं चाह रहे। आप ये देखें ना कि जो जितनी भी बातें पाकिस्तान की फेवर में, कोई अगर टू द एक्सटेंट, अब मसला सिर्फ ये कि पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से बहुत वो क्या कह सकते हैं, बहुत बेहतरीन से दिमाग बैठे हैं, बहुत ज़हीन लोग बैठे हैं, जो पीटीएम को सपोर्ट करते थे, जो बीएलए को सपोर्ट करते थे। अब वो ये बहुत सारा, मैं तो उस पर ट्रेंड देखती हूँ कि जो इंडियन जो ऑथर्स हैं या इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर, जो पाकिस्तान की फेवर में लिख रहे हैं एक्चुअली, तो उनको वो जाके कन्फ्रंट कर रहे हैं। दिस इज सो रॉन्ग। आप वही पाकिस्तान में अगर कोई कर रहा है तो पाकिस्तानी के अलावा तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना, तो बस देन दिस इज what it is। और ये पाकिस्तान का राइट है कि वो अपने मुल्क की तरक्की की बात करे, वो अपनी जमीन किसी और को ना दे, वो मतलब अपने पड़ोसियों के दुख को देखने के बजाय पहले वो अपने आप को मजबूत करेंगे ना। हमारे मिशंस को चाहिए कि दे शुड कम फॉरवर्ड नाउ, लाइक इन ऑस्ट्रेलिया जितना भी हमारे सेटअप्स हैं, मेलबर्न में है, सिडनी में और कैनबरा में है, दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड ऑर्गेनाइज सर्टेन शोज, कोई किसी किस्म का कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें एंगेज करें लोगों को और उनको बताएं कि एक्चुअली क्या है। वी आर नॉट तालिबान आर बैड, बट पाकिस्तानीज पीपल आर नॉट दैट रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट पीपल। वी आर लाइक बिल्कुल, हम बिल्कुल नॉर्मल लोग, हम 4 लोग बैठे हैं और मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी हम जो शरीयत है उसको मानते हैं, बट देन वी आर नॉट दैट फैनेटिक, यू नो। हम मौलवी नहीं है, हम मुसलमान हैं, मौलवी नहीं है। आप तीनों से ये वाइंड अप करूं, आप तीनों से कि जो क्या ऐसा हो रहा है कि जो रेत, मतलब अमेरिका का ये महल जो है वो रेत का साबित हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता ढहता चला जा रहा है, और साथ में अब अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान के रिलेशन, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, हम तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। बस आखिर में 2 जुमले आप लोगों की तरफ से आ जाएं। जी सर, न्याजी साहब आपसे लेते हैं। देखिए, ये जो रेत का महल जो है ना, अगेन माय व्यू इज के वो आएंगे और देखो उनका जो असल जो टारगेट है वो ये है कि इस रीजन को डिस्टेबलाइज करें, इधर प्रॉक्सी वार लड़ें, और अब तक जो बात नहीं हुई वो ये है कि अगर हो सके तो अफगानिस्तान को डिसइंटेग्रेट करें। तो वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट दैट। अफगान तालिबान, दे हैव टू गार्ड अगेंस्ट दैट, क्योंकि अमेरिकन इतने भोले नहीं कि वो इस तरह आराम से बिस्तर लपेट के चले गए। अच्छा देखिए, मैं एंड पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो इस डेवलपमेंट पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं फ्यूचर के लिए, और उसमें बहुत बड़ी चीज़ थी कि इंडिया ने वहाँ पे 7
कॉन्सुलेट जो बनाए हुए थे हमारे बॉर्डर पे पाकिस्तान में डिस्टर्बेंस करने के लिए, वो सारे ख़त्म हो गए। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर बहुत हद तक सिक्योर हो गया और ये स्ट्रेटेजिकली हमें बहुत फ़ायदे की बात है। इससे ज़्यादा हम चाहते भी नहीं, लेकिन एक हमारा दुश्मन मुल्क जो हर तरह से हमें मैसेज करना चाहता है, हाँ, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग फोर्सिबल फ्यूचर के लिए हमें वहाँ से रिस्पाइट मिल गया। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि हमें इसमें सीखने के लिए ये मिला है कि वॉर में एंटर होने से पहले एग्जिट स्ट्रेटजी बना के जाना चाहिए कि कहाँ पे आप एंड करेंगे और आपको वहाँ से ऑनरेबली निकल आना चाहिए, हाँ, क्योंकि सक्सेस इन अ वॉर की डेफिनेशन बड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। हाँ, तो आपके पास बड़े मौके थे इस जंग में, और बहुत अच्छा मौका था जब उसामा बिन लादेन मारा गया था, तो वहाँ पे ये विक्ट्री डिक्लेयर करके निकल सकते थे ऑनरेबली, हाँ। और इस तरह से आज इनकी बेतौकीरी ना होती। लिहाजा लेसन लर्न इज कि व्हेन यू एंटर द वॉर गो विद एन एग्जिट स्ट्रेटजी। गोल्डन थैंक्स। वर्ड्स। बिल्कुल सही। सीमा। पैटर्न जो हिस्टोरिकल है वो यही है कि एवरी राइज हैड ए फॉल, सो हाँ। एवरी जो एम्पायर हैज टू गो समवेयर, लाइक इट वाज रशियन एम्पायर, इट वेंट सोवियत जो थे, एंड देन ब्रिटिश चले गए एंड जार्स चले गए, तो वो अब इनको भी जाना था सुपर पावर को। अब जो हमारे पास एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रही है जिसमें डिफरेंट हमारे उसमें एक खुशकिस्मती की बात पाकिस्तान के साथ ये है, इंक्लूडिंग इंडिया एज ए पार्टनर, कि जी वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, सो वी डू हैव लाइक so many opportunities. The only thing we wish for कि जी एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो। रशिया है आपके पास, चाइना है, दोनों मतलब एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं। रशिया इज बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इंडिया तो है ही, और चाइना ऑब्वियसली। तो हमें सारों को मिलकर, जो कि बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी, सर ने बिल्कुल ये सही कहा कि इंडिया को ये लेसन ज़रूर लर्न करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट अफगानिस्तान। जो इनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ डूब गई है, उनको ये सीखना चाहिए कि अमेरिका का एग्जिट कितना ही ह्यूमिलिएटिंग हुआ है। उनके टीवी पे जो बैठ के लोग बहुत ज़्यादा बैशिंग अपनी ही उनको कर रहे हैं कि जो आपने क्या किया, आपने वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो सारी डूब गई। डूब तो गई अब है। उनको रीथिंक करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए तो माशाल्लाह से इट्स गुड, नॉट के तालिबान आ गए बिकॉज एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट चली गई। सो पाकिस्तान की सक्सेस ये नहीं है कि तालिबान आए, पाकिस्तान की सक्सेस ये है कि एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट चली गई है, विच वॉज हाँ, टोटली अगेंस्ट पाकिस्तान, जो पीटीएम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, जो मेरे कंट्री में एंटी जो एक स्टेट जो मूवमेंट चलाते थे और हर वक्त वहाँ पे ये मसले मसाइल होते थे। तो हाँ। वो चीज़ हम लोगों का बहुत, ये जितनी बलोचिस्तान की सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके सारे बेस कैंप्स खत्म हो गए। सो द गुड थिंग, द बेस्ट थिंग फॉर पाकिस्तान के जी, वी कांट से इट्स प्रो पाकिस्तान, बट हाँ, एटलीस्ट एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट वो जो जो एक है वो है चली वो है। चले गए हैं। Very एंड वी good. होप कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए जो पीसफुल हो फॉर पाकिस्तान, फॉर अफगानिस्तान, और पाकिस्तान उसको इट्स ऑलवेज देयर टू सपोर्ट। वेल एक्सप्लेन। आपने बहुत अच्छा तीनों ने बोला, लेकिन यहाँ पे मैं एंड में ये भी कहना चाहूंगी कि यहाँ की गवर्नमेंट भी या यहाँ पे जो लोग बसते हैं वो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि पाकिस्तान ने अफगानियों को बहुत सपोर्ट किया है। ये अफगानी हमारे बहन भाई हैं, हमने पहले भी इनकी मदद की है, हम अब भी इनकी मदद करेंगे, क्योंकि तालिबान भी अफगानी है। इसको जरा आपको समझना होगा। यकीनन ये दिन बीतेंगे और तरक्की के दिन आएंगे, और ये हक पाकिस्तान को भी है और अफगानिस्तान को भी है, और पाकिस्तान अमन चाहता है। अब देखिए जंग कौन चाहता था, हमने आपके सामने सारी हकीकत रख दी है। अब आपकी मर्जी और आपका फैसला। कमेंट जरूर दीजिएगा, इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज।